नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। उड़ी हमले और उसके बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक से बने माहौल के दौरान आर्थिक हथियारों के इस्तेमाल की मांग तेज हुई है। ये बहस चलाई जा रही है कि देशभक्ति की लड़ाई अब आर्थिक अस्त्र या औजार के जरिए लड़ी जानी चाहिए। इसी कड़ी में पाकिस्तान और चीन के साथ व्यापार के बहिष्कार की मुहिम भी जोरों पर है। खासकर चीन से आयातित सामान निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि राज्य के लोग चीन से बने खिलौने और सामान न खरीदें। हालांकि इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट और प्रधानमंत्री के दस्तखत वाली फर्जी अपील भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा पा चुकी है। माहौल ऐसा है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार राष्ट्रभक्ति का पर्याय माना जाने लगा है। हालांकि सच ये भी है कि खुद सरकार की ओर से ऐसी कोई भी पहल नजर नहीं आई। चीन और पाकिस्तान से व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध बदस्तूर जारी हैं। एफडीआई की होड़ के जमाने में विदेशी सामान के खिलाफ जन आक्रोश और बहिष्कार की ये मुहिम कितनी असरदार है, ये सवाल आज मुखर है। स्वदेशी की मुहिम चलाने वाले लोगों से भी सवाल है कि क्या ये मुहिम गांधी के स्वदेशी मुहिम से अलग नहीं है, जिसमें लोग अपनी कमाई से खरीदी गई विदेशी चीजें स्वाहा करते रहे, और आज अपील उन आयाती चीजों के बहिष्कार की है जिसकी अनुमति अपनी ही चुनी हुई सरकार ने आज दी है। वैसे आपको ये भी बता दें कि भारत और चीन के बीच इस वक्त 71 बिलियन डॉलर का कारोबार हो रहा है, यानी ट्रेड है। और भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक अनौपचारिक का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर जो औपचारिक आंकड़ा बताएं तो तकरीबन 3 बिलियन डॉलर का कारोबार है। तो आज बहस इन्हीं मुद्दों पर। और आज इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ हैं अजय दुआ। आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं। 2008 में आप रिटायर हुए। आपके वक्त में वैश्विक आर्थिक संकट के समय भारत की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा हमारे साथ हैं दीपक शर्मा प्रदीप। आप स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आपकी संस्था भारत में चीन से बने सामानों को प्रतिबंधित करने के लिए लगातार मुहिम चलाती है। हमारे साथ इसके अलावा हैं श्रीकांत कोंडापल्ली। आप जेएनयू में चाइनीज स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं। और हमारे साथ हैं नमिता निम्बालकर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी की। और इसके अलावा हमारे साथ हैं नितिन सेठी। आप अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे फिक्की में फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके अरविंद प्रसाद, और हमारे संवाददाता असिस्टेंट एडिटर राज्यसभा टीवी में अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले हम दिखाते हैं कि हाल के दिनों में जो कई बयान अलग अलग हलकों से आए हैं, राजनीतिक हलकों से और दूसरे हलकों से, वो क्या कहते हैं। आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, सरकार चीन के सामने डटकर खड़ी रहे, पाकिस्तान, ऐसा हम कहते, वही नई सरकार लगता है खड़ी रह रही। परंतु जब तक हम अपने देवी देवताओं की मूर्तियों तक, रोज के उपयोग की वस्तुओं तक चीन का बना माल खरीदना छोड़ नहीं देते, तब तक सरकार को बल कहां से मिलेगा। स्वदेशी का आचरण समाज अगर नहीं करता आग्रह पूर्वक, तो अर्थतंत्र की आत्मनिर्भरता कहां से आएगी। चीन में आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी से प्रभावित है। आपने देखा वो अपनी करेंसी, जैसे यहाँ का रुपया कभी डॉलर के मुकाबले में घट जाता बढ़ जाता है, तो चीन ने भी अपनी करेंसी युआन को उसकी कीमत कम कर दी, डिवैल्यू कर दिया। तो भारत ने कहा अच्छा, पड़ोसी देश हो, खूब माल दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हो। अब भारत चीन में बने हुए सामान को खूब इंपोर्ट कर रहा है। तो उसे चीन ने सोचा कि हम यदि अपने करेंसी की वैल्यू को कम कर देंगे, डीवैल्यू कर देंगे, तो भारत में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, चीनी सामान और आकर जो है भारत में डंप होगा। तो हमारी सरकार ने फैसला कर लिया, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया, जो चीन से माल आएगा उस पर हम ड्यूटी बढ़ा देंगे, ताकि चीन अपने माल को भारत की धरती पर न भेजे। यह दूरदृष्टि, यह दूरदृष्टि, यह विजन हमारी सरकार के पास है। चाइना से आने वाले हर चीज को रोकने का मांग भी थी, वो तो मुमकिन की बात नहीं है।
See, we may have legitimate reasons to want to stop imports from a country on a blanket kind of a way. That's not possible. We cannot, just because we have legitimate reasons, stop goods from coming from a country just because we want to stop everything from that country. तो अभी आपने देखा तमाम नेताओं के बयान जो अपने अपने तरीके से इस चाइनीज़ सामानों की पाबंदी को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले हम चलते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन के पास। इस माहौल में जब ये मांग बहुत तेज़ी से उठाई जा रही है कि चाइनीज़ सामानों को भारत में बैन कर दिया जाए, उसी तरफ फिक्की और नीति आयोग एक बैठक आयोजित कर रहा है, एक समिट आयोजित कर रहा है, एक डायलॉग किया जा रहा है चाइना के बिजनेसमैन के साथ कि कैसे हम अपने दोनों देशों के बीच बिजनेस को बढ़ावा दें, कैसे ट्रेड डेफिसिट कम किया जाए और कैसे जो व्यापार है उसको और मजबूती प्रदान की जाए। बहरहाल अखिलेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो दोनों देशों के बीच बिजनेस डायलॉग हुआ है, इसमें क्या मुख्य बातें निकलकर सामने आई? क्या भारत की तरफ से या दोनों देशों की तरफ से इस तरह की पहल की गई कि बिजनेस को और बढ़ाया जाना है? निश्चित तौर पे अमृता, जो अभी एक अजीब विरोधाभास है कि इस समय जब चाइना ने एनएसजी में हमारी एंट्री का विरोध किया, जब चाइना पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं मौलाना मसूद अजहर, उसको संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित करने की मांग भारत ने पेश की तो चाइना ने उस पर रोक लगा दी और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तो चल ही रहा है, चाइना विरोध कर रहा है। ऐसे समय में 2 साल के बाद यह समिट हुआ है, इंडिया चाइना इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक समिट। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल चीजें वैसी नहीं है जैसी साफ साफ दिख रही हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ग्रहण किया तो उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया और एक तरीके से मेक इन इंडिया हमारी अर्थव्यवस्था की आज एक बहुत ही केंद्रित बिंदु बन गई है। तो मेक इन इंडिया के तहत पिछले 2 सालों से यह चर्चा चल रही है कि चाइना इसमें कितना मदद कर सकता है और चाइना की तरफ से इसमें रुचि दिखाई गई है। और अगर कहें तो परसों और कल 2 दिनों का यह समिट हुआ है, एक दिन रेलवे के साथ समिट हुआ और एक दिन अन्य व्यापारियों के साथ समिट हुआ और इस समिट में करीब 16 डॉक्यूमेंट पे एग्रीमेंट किए गए, जिसमें कि बिजनेस टू बिजनेस भी है और गवर्नमेंट टू बिजनेस भी है। तो इसका मतलब यह है कि करीब लोगों ने बताया कि करीब $16 बिलियन का एक अनुमान है कि $16 बिलियन के व्यापार का इसमें इस एग्रीमेंट में साइन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल भारत ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ बिल्कुल टकराव के मूड में या चाइना भारत के साथ बिल्कुल टकराव के मूड में है। अंदर से ऐसी बातें भी चल रही हैं कि आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के जो बिंदु हैं उन्हें तलाशी जाएं और अभी कुछ दिन के बाद अक्टूबर में 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर को गोवा में ब्रिक्स का सम्मेलन होना है, शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आएंगे, प्रधानमंत्री के साथ अलग से भी मुलाकात होगी और मल्टीलेटरल फोरम पे भी मुलाकात होगी। अखिलेश, आप ये बता रहे हैं कि दोनों देश व्यापार बढ़ाने के लिए और रास्ते तलाश रहे हैं। ये इस समिट में, इस बिजनेस समिट में खुलकर सामने आया और $16 बिलियन के व्यापार का एग्रीमेंट भी हुआ। मैं दीपक जी आपसे जानना चाहती हूँ, एक तरफ तो आप लोग मांग कर रहे हैं कि बैन लगाया जाए, चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जाए, दूसरी तरफ आप सुन रहे हैं खुद सरकार कह रही है और सरकार की मंत्री कह रही हैं कि ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया जा सकता, और तीसरी तरफ ये समिट है जिसमें खुद नीति आयोग, रेलवे मिनिस्ट्री और तमाम देश के कॉरपोरेट्स मिलकर बैठक कर रहे हैं और चाइना के साथ बिजनेस बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट हो रहा है। आप क्या कहेंगे? स्वदेशी जागरण मंच अपनी बात कहते समय ये नहीं देखता सरकार किसकी है, वो सिर्फ ये देखता है देश हित में क्या है। चीन से जो हमारा ये व्यापार हो रहा है ये भारत के हित में नहीं है। उसके पीछे क्या तथ्य हैं? आपने बताया $71 बिलियन का, स्वदेशी जागरण मंच के अनुसार वो 70 प्लस कुछ बिलियन डॉलर का है, $61 बिलियन का उसका माल आता है। हम क्या बेचते हैं? $9 बिलियन का। हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है? $51 बिलियन का। $52 बिलियन का। हम क्या बेचते हैं? कच्चा माल, आयरन और कच्ची रबड़। वो क्या बेचते हैं? स्टील और टायर। नहीं, हाँ ठीक है, जब आप बोल हमारा ट्रेड डेफिसिट $51 बिलियन का है, प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत करके 2015-16 में गर्व से सरकार कहती है हम $55 बिलियन FDI लाए, तो $51 बिलियन तो चाइना को चली गई। तो फिर अगली FDI के लिए फिर विदेशी कंपनियों को और बुलाएंगे। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, आप लोग ये सारे आंकड़े आपके पास हैं, आप लोग बार बार आम लोगों से ये मांग कर रहे हैं कि आप चाइनीज सामानों का बहिष्कार कीजिए। क्या आप सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इन चाइनीज आयात पर बैन लगा दिया जाए? जब वो सामान आएंगे ही नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो बहिष्कार हो गया। तो आप मांग कीजिए इस बात। इसमें हमारी मांग सरकार से भी है और समाज से भी है।
अकेले समाज से भारत की स्थिति नहीं सुधरेगी। समाज की तरफ से योगदान मिल रहा है। इस त्योहारों में समाज ने लगभग तय किया है कि हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उसका हम बदला लेंगे और चीनी माल नहीं खरीदेंगे, वरना पाकिस्तान की हैसियत क्या है? उसके पीछे चीन खड़ा है। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार, प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है सौर ऊर्जा। प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की तो 277 अपने गीगावाट पूरा देश में बिजली का उत्पादन होता है, सोलर से, कोल से, हाइड्रो से। उसमें सोलर 3 गीगावाट होती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम इसको 100 गीगावाट करेंगे। 100 गीगावाट तक ले जाने के लिए 10 लाख करोड़ के सोलर पैनल्स चाहिए और भारत सरकार वो सारे पैनल चाइना से मंगा रही है। तो आप मांग करते हैं भारत सरकार से, आप ये मांग करते हैं कि चाइना के साथ होने वाले आयात और ट्रेड को खत्म किया जाए? हम न सिर्फ मांग करते हैं, स्वदेशी जागरण मंच जिस तरीके से ये अभियान चलाया उसी तरीके से अभियान चला के सरकार पे, सड़कों पे दबाव बनाएगा कि वो 10 लाख करोड़ की जो सोलर पैनल्स की खरीद कर रही है वो अगर यहाँ के नौजवानों को, उद्योगों के बनाए हुए खरीदे तो भारत में सौर क्रांति आ जाएगी। मैं अजय दुआ जी के पास जाऊं उससे पहले नितिन, मैं आपसे जानना चाहती हूं, अगर इस तरह का अभियान चलेगा जहां पर सरकार तो आयात बंद नहीं कर रही है, सरकार तो लगातार आयात कर रही है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, बिजनेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर ये बहिष्कार की मांग होती है और कहा जाता है कि समाज इसका बहिष्कार करे, तो आखिरकार मार किसके ऊपर पड़ेगी? अमिता जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं, रोऊं कि ये विश्वास करूं कि एक मिथ्या की दुनिया में जी रहे हैं कि धंधा किस तरह चलता है और नेतागिरी किस तरह चलती है, दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। जिस स्तर पे बात हो रही है कि बंद कर दें, रोक दें, देश से कुछ आएगा नहीं, देश से कुछ जाएगा नहीं, 18वीं सेंचुरी में भी ऐसा ना था, 17वीं सेंचुरी में भी ऐसा नहीं था। तो हम किस तौर पे बात करें समझ नहीं आ रहा। अब जैसे उन्होंने दलील दी कि सौर ऊर्जा के लिए हमें अपना बनाना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बल्कि शुरू में सोच यही थी, पर मुसीबत चाइना के साथ नहीं थी, मुसीबत तो यूएस के साथ थी, जो बोला कि आपको डोमेस्टिक कैपेसिटी अपनी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, आप सब लोगों से खरीदिए, जो भी बेच रहा है बेचिए। तो ये ट्रेड की आपस में जो वॉरफेयर है, एक ट्रेड एडवांटेज गेन करने का, ये तो सब देश आपस में करते हैं, इसमें तो कंपटीशन होगा ही। अब इसमें हम भी कोशिश करते हैं कि अगर हमारे लगा कि हमारी स्टील इंडस्ट्री पे प्रेशर था, हमने टैक्सेस बढ़ाने की, थोड़ा बचाव देने की कोशिश करी अपनी स्टील इंडस्ट्री को, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। पर ये बोलना कि हम बहिष्कार कर देंगे, ठीक है, सारे सेलफोन बंद कर दीजिए, घर बैठते हैं तो क्या बंद? हाँ, मतलब ये कोई तर्क नहीं है, कहाँ से इससे शुरू करें, और इससे तर्क से आप बात भी नहीं कर पाते। मुझे डर ये लगता है कि अगर आप इस तरह से बात शुरू करेंगे तो तर्क से आप इसको खत्म भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक शुरुआत नहीं है। कहीं कॉन्वर्सेशन पकड़ने का एक जरिया होना चाहिए कि मैं बोलूं कि हाँ, देश आपस में करते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर, एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी है जो रोजमर्रा चल रही होती है देशों के बीच में। जो देश आपस में सबसे करीबी दोस्त होते हैं, अगर आपको विकीलीक्स याद है, यूरोप यूएस में इतनी दोस्ती है, एक दूसरे के ट्रेड इंटेलिजेंस गैदर करना एक नॉर्मल एक्टिविटी है देशों के बीच में। अब ये सब रोजमर्रा की बात है, देश ऐसे ही चलते हैं, नेशन स्टेट्स ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, पर इसमें बोल देना कि अब हम बंद कर देंगे अपने दरवाजे, अपने घर में बैठेंगे, जो घर में उगेगा खाएंगे, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि मैं कहां से। उसके लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली तो ये कि विकल्प देना पड़ेगा कि अगर हमें स्वदेशी ही चलाना है तो हमारे पास उसके क्या तरीके हैं, तो और दूसरा रीजनेबल, कोई रीजनेबल शिकायत होनी चाहिए। क्या आपको लगता है, अभी वाणिज्य मंत्री का हमने बयान सुना, उन्होंने कहा कि अगर कोई रीजनेबल शिकायत होगी तो हम सोचेंगे, अदरवाइज ब्लैंकेट बैन नहीं किया जा सकता। हमने WTO में करार भी कर रखा है तमाम देशों के साथ व्यापार का। क्या इस तरह की मांगे कहीं से भी जायज लगती हैं आपको? मांग आना, उससे मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। ये देश में बहिष्कार किया जाए बाहर के माल का, देश में हम अपना माल बनाएं, ये डिमांड इस मंच का बेसिस है। लेकिन ये डिमांड सिर्फ इस मंच से नहीं हो रहा है, ये डिमांड तो अब असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बैन करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बहिष्कार कर दीजिए। अपने स्टेट के लोगों को अगर मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप चीनी सामान का बहिष्कार कीजिए, तो उसको ये भी कहना चाहिए कि इसको आयात बैन किया जाए, इसके आगे भी कोई और रास्ता सुझाया जाना चाहिए। मैं आपका बिल्कुल ठीक बता रही है कि अब कुछ सरकारी लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, जैसे आपने सोनोवाल जी का नाम लिया। प्रश्न ये है कि हम अपने आप को उतना ही हार्म करेंगे जितना हम सोच रहे हैं
कि हम चीनियों को या पाकिस्तानियों को करेंगे अगर हमने उनके साथ व्यापार बंद कर दिया। मेरे हिसाब से चीन को इतना घाटा नहीं पड़ेगा अगर हमने उनसे $50 बिलियन का माल कम कर दिया। $50 बिलियन चीन के लिए 1% भी नहीं है उनके ट्रेड का। हमारे लिए चीन का जो आयात करते हैं वो 20% से ऊपर है अंदाजन, मैं बड़े फिक्र कह रहा हूँ। और हम चीन से क्यों ले रहे हैं? कोई हम चीन को प्रेफरेंस नहीं देते कि चीन का माल आए, हम जरूर चीनी माल को हम ले रहे हैं क्योंकि वो सस्ते रेट पे बना सकते हैं। वो हिंदुस्तान में जो हम जिस रेट पे हम बना सकते हैं या जिस क्वालिटी का हम बना सकते हैं उनसे उनका रेट और क्वालिटी फ़र्क है। पहले कहते थे चीनी माल सब निकम्मा है वगैरह, अब वो बात नहीं रही। बहुत चीज़ें चीन से आ रही हैं, सस्ता मगर क्वालिटी नहीं जी, गुणवत्तापूर्ण नहीं, भी है। बहुत माल गुणवत्ता भी है। हम पहले कहते थे 20 साल पहले कि चीन से अगर आपने रेल लिया तो रेल चलेगी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लिए वो चलेंगे नहीं। आज दुनिया भर के बेस्ट प्लांट्स और बेस्ट रेलवेज चीन बना रहा है। मैं कंज्यूमर गुड बिजली वाले की बात, बिजली के गुड्स की या खिलौने की बात नहीं कर रहा। बड़ा जो इंपोर्ट चीन से हो रहा है इन चीज़ों का है। पर मेरा सवाल अरविंद जी आपसे भी है, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं अरविंद जी से ये सवाल करना चाहती हूं। जब चीन सस्ता माल बना पा रहा है, चीन गुणवत्तापूर्ण भी माल बना पा रहा है, कुछ सामानों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो हैं वो चीन से पूरी दुनिया में आयात हो रहे हैं या बनवाए जा रहे हैं, तो फिर भारत क्यों नहीं कर पा रहा? अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी कॉर्पोरेट्स की तरफ से ये गाहे बगाहे डिमांड आ रही है। हालांकि हमने ये भी देखा कि फिक्की में कॉर्पोरेट ने चाइना के साथ मिलकर एक बिजनेस समिट किया, लेकिन उसके दूसरा पक्ष ये भी है कि कॉर्पोरेट के अलग अलग समूहों से कई बार इस तरह की मांग उठती भी रही है कि चाइनीज सामानों पे रोक लगाई जाए या उसको किसी तरह से लिमिट किया जाए। ऐसी स्थिति में क्यों नहीं हम अपने आप को इतना आत्मनिर्भर कर पा रहे हैं और क्यों नहीं हम उस तरह की गुणवत्ता हासिल कर पा रहे हैं, उस तरह का व्यापार कर पा रहे हैं? देखिए, आपने अभी जिक्र किया था कि 2 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी पहली बार 15 अगस्त को जो मेक इन इंडिया की बात कही थी तो उन्होंने लॉन्च किया था कम मेक इन इंडिया, एंड उन्होंने ये भी कहा था 0 डिफेक्ट और 0 इफेक्ट। एसेंशियली उस समय उनकी भावना जो थी और बाद में जो कार्यक्रम आए उसमें कहीं पर यह नहीं था कि हम सारी चीज़ों को अपने देश में बनाएंगे और अपने देश के लिए बनाएंगे और सिर्फ देशवासी ही बनाएंगे। आइडिया यह था कि दुनिया भर के लोग आके भारतवर्ष में बनाए और भारतवर्ष के लिए नहीं देश दुनिया भर के लिए बनाए। तो कहीं ना कहीं नीति अभी भारत सरकार की और हम समझते हैं देश के हित में है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट रहें, अपने आप को एक जो कभी देश में बनाने की पहली बात थी जो स्वतंत्रता के टाइम में, वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात थी कि हम सारी चीज़ें जो हमारी देश की आवश्यकता है देश के अंदर बनाएं। आज हमारे यहाँ जो देश में मैन्युफैक्चरिंग का और मेक इन इंडिया का जो कॉल है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं है, वो दुनिया भर के लिए अपने देश में बनाने की बात है। दूसरी बात रही कि मेक इन इंडिया के लॉन्च के क्रम में जो मेजर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेटेस्ट जीएसटी है जो लॉजिस्टिक को इंप्रूव करता है और इससे इंडियन इंडस्ट्री डेफिनेटली कम्पिटिटिव होगी। तीसरी बात मैं जो अभी जनरल कंज्यूमर्स को ये आह्वान किया गया है कि आप चाइनीज इन गुड्स नहीं खरीदें, उसका मुझे लगता है बहुत ही सीमित ही प्रभाव पड़ेगा कि अगर चाइनीज इंडस्ट्री अगर दिवाली के अवसर पर हम बिजली के तार और बत्ती नहीं भी खरीदते हैं लेकिन अगर मेजर पावर प्लांट्स जो ट्रांसमिशन के सारे इक्विपमेंट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो हम बिजली की बत्ती और तार खरीदें या ना खरीदें उसका बहुत कम ही इम्पैक्ट पड़ेगा। हम धनतेरस में जाके चम्मच कटोरे मेड इन चाइना ना खरीदें, लेकिन पूरा स्टील इंडस्ट्री, स्टील अगर चाइना से आ रहा हो तो हम चम्मच कटोरे खरीदे ना खरीदे उसका बहुत लिमिटेड इफेक्ट पड़ेगा। जी, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की मांगों का इस तरह के मुहिम का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला ओवरऑल बिजनेस पे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेक इन इंडिया का जो भारत का की मुहिम है उसको इससे मजबूती मिलेगी अगर चाइना के साथ ट्रेड व्यापार ज़्यादा होता रहे? तो फिर इन लोगों के या ऐसे बहुत सारे लोगों के जो मांगे हैं या जो भावनाएं हैं उसको कैसे एड्रेस करेगी सरकार? मैं जानता हूं कि ये जो मूवमेंट जो है बहिष्कार के मामले में ये एक प्रेशर डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 साल में ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत बढ़ गया। 2007 से अभी तक
कुल मिलाकर कुछ $300 बिलियन का डेफिसिट हमें हुआ था चीन और भारत के बीच में। तो इसके इलाज कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि चीन ने उनका जो इकोनॉमी खोलना चाहिए, उनका जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह, क्योंकि वो भी एक WTO मेंबर है 2001 से, तो मार्केट इकोनॉमी स्टेटस उनको लागू करना चाहिए। मतलब हमारा जो हमारे लिए चीन को मार्केट खोलना चाहिए ताकि ये जो डेफिसिट है वो कुछ कम हो। आप जी, कहने का मतलब ये है। फार्मास्यूटिकल और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ वगैरह, इनके लिए उन्होंने इक्वल स्टेटस देना चाहिए, कॉम्पिटिटिव बिडिंग करना चाहिए। लेकिन इस 10 साल में कोई भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस चीन में अभी तक भारत के जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ का कोई पैकेज उन्होंने नहीं खरीदा। टेंडर्स में उनका डिस्क्रिमिनेट हुआ है। वैसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2007 से लेकर 2016 के बीच $300 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जो भी हमारी इंडस्ट्री चाइना में अपना व्यापार करना चाहती है, लगाना चाहती है, वहाँ पर भी उसके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं हो रहा है, उसको उतने मौके नहीं मिल रहे हैं। तो फिर हम क्यों इस तरह के बिजनेस समिट कर रहे हैं? क्यों हम बिजनेस टू बिजनेस बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग या रेलवे मंत्रालय या हमारे कॉर्पोरेट्स इस तरह की समिट कर रहे हैं जिसमें 2 दिन पहले $16 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ है? ऐसा क्यों हो रहा है जब चाइना हमें अपने लिए इस तरह के मौके एग्रीमेंट्स तो हुआ है लेकिन उनका लागू नहीं हुआ है। जब शी जिनपिंग सितंबर 2014 में भारत पहुंचे तो उन्होंने $20 बिलियन का 5 साल का एक प्लान बनाया था। अभी तक 2 साल में एक $1.2 बिलियन का अभी इन्वेस्टमेंट हुई है चीन से भारत तक। जैसे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कुछ $300 बिलियन है और उनका इन्वेस्टमेंट अभी तक 2 साल में $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुई है। तो बहुत सारे ऐसे इसमें हमारा डेफिसिट और नुकसान बहुत है चीन से। चाइना ने कोई प्रोहिबिशन नहीं किया हिंदुस्तान के गुड्स का कि हिंदुस्तान तो फिर हम अगर चाइना ने अगर पाबंदी नहीं लगाई है तो हम क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कारण बिल्कुल यही है, कंपेटिटिव आपको होना जरूरी है। अगर वियतनाम आपसे सस्ते कपड़े वहाँ उनको देने को तैयार है, बांग्लादेश से जूते सस्ते जाएंगे, वहाँ पे लेदर सस्ता जाएगा, टेक्सटाइल जाएगा, तो क्यों कोई लेगा? ये प्रोहिबिशन है। अगर वो बोले पाबंदी लगा रहे हैं, जरूर आप उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। आप जाइए WTO जिसके अब वो मेंबर हैं। लेकिन जब वो पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, आपको मौके दे रहे हैं, तो आपको अपना अपने को प्रतिद्वंदिता में लाना पड़ेगा। हम क्या मांग रहे हैं? स्पेशल स्टेटस। आप हमारे स्पेशल कंसेशन दीजिए हमारे सॉफ्टवेयर को, आप स्पेशल कंसेशन दीजिए हमारे यहाँ से दूसरी जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल कंसेशन के लिए क्या करना पड़ता है? इंडिया चाइना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जैसे हमने जापान से की है, कहीं कोरिया से की है, हम उनसे चर्चा में हैं। वो उसमें वो हमसे कुछ कंसेशन मांगेंगे, हम उनको कुछ देंगे, लेन देन होगी, उसके बाद ये हो सकेगा। तब तक आपको अपने ये तो मौजूदा बिजनेस की स्थिति है, लेकिन एक तरफ ये मौजूदा परिस्थिति है, दूसरी तरफ एक जन आक्रोश है चाइनीज सामानों को लेकर। ठीक उसी तरह का जन आक्रोश पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये दौर ऐसा है जिसमें ये जन आक्रोश काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ा लगने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं और चाइना का जो पाकिस्तान को समर्थन है, उसको देखते हुए ये एक भावनात्मक मुद्दा भी बन गया है। ये उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसा कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन को लेकर बनाने की कोशिश की गई थी। आपने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन को लेकर रिसर्च किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो इनकी स्वदेशी उद्योग की या स्वदेशी आइटम्स की मांग है, वो उससे कैसे भिन्न है? जहाँ तक मैं थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे गांधी जी के बारे में है, उनके विचारों के बारे में है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि स्वदेशी को हम एक सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि से समझ सकते हैं। नकारात्मक में ऐसे है कि जहाँ पर आप उनके सामानों को बैन कर दीजिए या फिर आप उसको बैड माउथिंग कीजिए, पब्लिसिटी कीजिए, तो इससे आप वो सामानों को लोगों के मनों में मानसिकता बना देंगे कि आपको इनको खरीदना नहीं है। और सकारात्मक कैसे है? जहाँ पर कि आप विलेज लेवल पर, ग्राम पर या फिर अपने पास जो नॉलेज है उसको आप स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश कीजिए।
तो अगर हम देखें कि चाइना को, तो चाइना जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, जहाँ उनकी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए। और भारत को अगर हम देखें तो हमारा जो इंटरनल बैलेंसेस है, इंटरनल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा जोर देना है। तो जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो स्वदेशी होना ठीक है, लेकिन स्वदेशी एट व्हाट कॉस्ट, उसके बारे में हमें सोचना है। तो सबसे पहले तो हमें हमारे ग्रामों के पास जाना है, विलेजेस में जाना है, वहाँ पर जो हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको स्ट्रेंथनिंग करनी है, और साथ ही साथ उसके साथ साथ हमें शिक्षा का जो प्रसार है वो भी करना उतना ही आवश्यक तो है। आप ये कह रही हैं कि अभी जो मौजूदा स्वदेशी आंदोलन है या मुहिम है, ये नकारात्मक मुहिम है? हाँ जी, मेरा ये कहना है जी। स्वदेशी दुनिया की अर्थव्यवस्था से कटे रहने का कभी समर्थन नहीं करता। हमारी शिकायत है कि मुझे एक गीत का एक बोल याद आता है, पहले तो होश छीन लिए जुल्मों सितम से, दीवानगी का फिर हमें इल्ज़ाम दिया है। मैं उदाहरण अभी देता हूँ, 91 तक हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तैयार होने का मौका नहीं दिया गया। इतना सख्त सरकारी नियंत्रण रहा कि हमारा उद्योग पनप नहीं पाया, और अचानक उसे 91 में कह दिया जाओ विश्व की प्रतिस्पर्धा में खड़े हो जाओ। तो ये तय है कि हम कमज़ोर पड़ेंगे। साक्षी मलिक अगर गई थी तो उन्होंने पहले तैयारी की थी। बहस करेंगे कि क्या 91 से पहले तक हमारे डोमेस्टिक उद्योग को पनपने का मौका दिया गया कि नहीं दिया गया? जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान स्वदेशी की मुहिम चली थी और उसके बाद जो औद्योगिकरण का एक दौर आया था, क्या वो असफल रहा? इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रीकांत जी, ये जो पूरा माहौल है और ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था बनाम चीनी और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का बार बार नारा दिया जा रहा है कि वहाँ के सामान का बहिष्कार करें, उनके सामानों को ना खरीदें, ये सिर्फ आर्थिक मसला है या इससे आगे कुछ और भी आप देखते हैं? अगर चीन का आर्थिक परिस्थिति अगर देखें तो वो ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म को कंबाइन कर दिया है, कर चुका है। और जब WTO में उन्होंने शामिल हुआ 2001 में, तब उनका जो एक्सपोर्ट्स थी कुछ $200 बिलियन का एक्सपोर्ट्स, अभी उनका एक्सपोर्ट्स है $3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट्स है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्वदेशी जागरण के मूवमेंट जो है वो दबाव डालने के लिए, इसके ऊपर चीन का इकोनॉमी खोलने के लिए, जैसे कि उन्होंने अभी तक चीन ने कुल मिलाकर अभी $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट भारत में कर चुके हैं इस 16-17 साल में। अगर सिंगापुर का देखें, अब उनका तो $16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। जापान का अगर देखें कुछ $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अहमदाबाद इंडिया में वो प्रपोज्ड है, जो क्योंकि अभी लैंड एक्विजिशन बिल पास नहीं हुआ। अभी जो अहमदाबाद तो मुंबई हाई स्पीड रेलवे जो है, जब शिंजो अबे ने पिछले साल आ चुके थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी। अमेरिका से कुछ $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ चुकी है भारत में। आ चुकी है या करार हो चुका है? केवल एग्रीमेंट हुआ है? करार हो चुका है। चीन से अभी सिर्फ $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। तो मैं एक सवाल, अगर हम देखें पाकिस्तान में उन्होंने इतना अनसर्टेनिटी है और $45 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और भारत में सिर्फ $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। मतलब इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ दीपक जी आपसे, इन्होंने बताया कि चाइना का इन्वेस्टमेंट तो अमेरिका, सिंगापुर, जापान और बाकी सब जगह से बहुत कम है, तो फिर विरोध सिर्फ चाइना को लेकर क्यों है, बाकी देशों को लेकर? अगर स्वदेशी की और स्वदेशी उद्योग या स्वदेशी सामानों की इतनी दरकार है तो विरोध तो पूरे बाकियों का भी होना चाहिए जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा विकास के इस तरीके से विरोध है। FDI से ही भारत का विकास होगा, ये जो एक सोच विकसित हो रही है, हमारा इस पूरी सोच से विरोध है। हमारा ये मानना है कि विश्व में हमें कंपटीशन में खड़ा होना चाहिए, और उस कंपटीशन में हम जब खड़े हो पाएंगे अपने देश के उद्यमियों, अपने नौजवानों के बल पर। FDI जब हम लाते हैं तो बदले में हमें कुछ देना पड़ता है, और अब FDI में हम आइटम्स नहीं बेच रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स को बेच रहे हैं।
मान लीजिए हम रिटेल सेक्टर में एफडीआई को लाते हैं, इट मीन्स वी आर सेलिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ 5 करोड़ शॉपकीपर्स। अगर हम मिल्क प्रोडक्शन में एफडीआई लाते हैं, उसका मतलब है हम 7 करोड़ जो दुग्ध उत्पादन करने वाले हमारे किसान हैं उनका रोजगार बेच रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या, विकास दर हम 2% कम कर लें, जो आज देश के सामने, दुनिया के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, ये जॉबलेस ग्रोथ की आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा हाँ। कि एफडीआई को अगर जोर दिया है, भराव दिया है, बम्बई की लैंग्वेज में भराव कहेंगे, कि वो पिछले 2 साल में इस सरकार ने ज़्यादा दिया है। और ये सरकार आके क्या कह रही है कि हमारी सबसे बड़ी जो 2-3 अचीवमेंट है उसमें एक एफडीआई है। हाँ। पर एफडीआई आप टोटल देखिए, 2000 में हमने इंडिया 1991 में खोला, एफडीआई का जो रूल्स वगैरह थे हमने 97-98 में डाले, आज 20 साल हो गए। 20 साल में हिंदुस्तान में मिला के $300 बिलियन, और ये मैं थोड़े से जिम्मेदारी से ये फिगर दे रहा हूँ, $300 बिलियन बस आया है 20 साल में। 20 साल में। और इस साल, और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? हमारी एक्सपेक्टेशन तो थी कि 3000 करोड़ आए, कि मतलब 3000 बिलियन आए, 1 0 और होना चाहिए 10 गुना। हमारा जो आया है, जिसके ऊपर हम इतना शोर डाल रहे हैं, मैं सॉरी ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हमारे लिए एफडीआई कोई महत्व का इन्वेस्टमेंट नहीं है। 98% डोमेस्टिक सेविंग से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारी फाइनेंस करती है। और एफडीआई 1.5 से 2% या टक्का जो बम्बई में कहेंगे, उस 2% से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। तो ये कहना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा, हमारा उद्योग नहीं बढ़ रहा है, वो हम बहाने ढूंढ रहे हैं। मैं क्षमा मांग के ये कहना चाहता हूँ जी। और न सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ, अगर मान लीजिए सिर्फ 1.5-2% का भी विरोध है, तो स्वदेशी जागरण मंच, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आरएसएस और बीजेपी की का आनुषंगिक संगठन है, तो आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा सरकार पे दबाव डाल सकते थे कि इसको थोड़ा कम किया जाए, ये भी कर सकते थे। अमृता, मेरे ख्याल से आप मतलब इनसे थोड़ा सा मजाक कर रहे हो शायद आप। तो अगर मैं टिप्पणी करूं कि आप इसको एक बड़े संदर्भ में देखिए कि ये सरकार में एक अंतर्द्वंद है कि वो अपने आप को इकोनॉमिक राइट बोलना चाहती है, जबकि वो एक कल्चरल और रिलीजियस राइट है। मैं ये भी बोलूँगा एक कट्टरपन है उसमें। उसको छुपाने के लिए ये इस किस्म की आवाज़ों का इस्तेमाल होता है। अब अगर आपको पूरी विदेश नीति से मुश्किल है और आपको इम्पोर्ट करने से मुश्किल है, तो आप सिर्फ चाइना, पाकिस्तान, कहाँ, जैसे आप बोल रहे हैं, वो कहाँ से आ गया और इस वक्त पे क्यों आ गया? क्योंकि आप अपनी कल्चरल एस्पिरेशन, और जैसे वो बोल रही थी कि आपने अपने नेशनलिज्म को एक नेगेटिविटी से बांध रखा है कि उसको अपोज करना हमारा नेशनलिज्म है। उसकी डेफिनेशन में ये सब ट्रेड वगैरह को लाके एक तरीके से आप मजाक बना रहे हैं। ये कोई इकोनॉमिक राइट थॉट भी नहीं है। मतलब एक यूएस में एक होता है इकोनॉमिक राइट विंग है, कंजर्वेटिव थॉट है, जो एक अलग किस्म की है। हमारे यहाँ प्रिडोमिनेंटली इकोनॉमिक लेफ्ट रहा है। अगर आप इकोनॉमिक राइट थॉट ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम इंडस्ट्री को बचा के रखेंगे, प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम्स हर स्टेट में होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन ने प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम्स यूएस में नहीं दी, अभी भी वहाँ पे डेमोक्रेटिक्स भी दे रहे हैं। पर उसके बीच में आप ये बोल दें कि ट्रेड से 2 देश हैं, 2 देश से हमारी लड़ाई है, तो सिर्फ उन 2 देशों के खिलाफ हम उनकी इंपोर्ट बंद कर दें। ये अपना कट्टरपन छुपाने के लिए इकोनॉमिक लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का सिर्फ एक एक्सक्यूज है मेरे ख्याल से। राष्ट्रवाद, कीजिएगा, मैं बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर आई थिंक उससे ज्यादा नहीं है। ये बच्चों का रोजगार अगर इकोनॉमिक नेशनलिज्म है तो हम स्वीकार करते हैं। एफडीआई आती नहीं है, एफडीआई जाती भी है। स्किल इंडिया, एफडीआई जाती भी है। 2013-14 में अगर $26 बिलियन आई तो $30 बिलियन गई। कहाँ गई? 14-15 में 30 आई डिविडेंड्स के रूप में, रॉयल्टीज के रूप में। नहीं सर, ये 30 बिलियन, सॉरी, ये रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं। हमने कहाँ इन्वेस्ट किया? कोई एक साल नहीं है 2000 सन से आज तक लेके, या 1997 से, जहाँ पे हमारा आउटगोइंग एफडीआई इनगोइंग एफडीआई से ज़्यादा रहा हो। एक साल नहीं है। मैं इतना कहना चाहूँगा, जो आप डिविडेंड की बात कर रहे हैं ना, वो तो आपके एफडीआई का आधार है कि इंडिया अलाउज फ्री रिपैट्रिएशन ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल। जब आप विड्रॉ करना चाहें, आपको कैपिटल भी बाहर ले जाने की अनुमति दी जाएगी और डिविडेंड भी दिया जाए। जो डिविडेंड आपने अर्न किया वो भी ले जा सकते हैं। उसको तो हम गिनते ही नहीं है। दैट इज़ नॉट एफडीआई गोइंग आउट, दैट इज़
माई प्रॉफिट, दैट इज माई इनकम, दैट इज माई कैपिटल विच इज गोइंग आउट। जो FDI कहते हैं कि भारत ने कितना बाहर जाके इन्वेस्ट किया, टाटा ने कोरस स्टील खरीदा, वो इन्वेस्टमेंट है। ये सारी आप मिलाएंगे तो 20 टाटा का जी कितना तो है? वो मिला के 50-55 बिलियन डॉलर 20 साल में हुआ जी। जी, और टाटा का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जी हाँ। है जो चाइनीज कंट्रीज में वो सभी ने किया जी। चाइना क्यों गए थे? सब हमारे हिंदुस्तान के 200 कंपनियों ने चाइना में इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्फोसिस भी वहाँ पे है, विप्रो भी वहाँ पे है, टाटास भी वहाँ पे है, भारत कल्याणीज भी वहाँ पे है। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे उस समय उनको चीपर लेबर मिल रहा था, लेबर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, चाइनीज मार्केट भी गुड्स खरीद रही थी। वो चाइना से भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ माल बना के हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अमित भाई, लेकिन ये सच है कि लिबरल इकोनॉमी से लेके कोई भी लिबरल इकोनॉमी देख लें, उसके अंदर हमेशा देशों ने एक प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम्स भी क्रिएट करी है अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। हिंदुस्तान ने भी किया है एक समय पे, अभी भी करता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर रहा है, पूरा थोड़ी लेकिन ये स्ट्रेटेजिक तरीके से होता है। ये इस तौर पे नहीं होता कि अब आप कल सब्जी नहीं खरीदेंगे, सब्जी वो बंगाल से आ रही है तो मैं सब्जी नहीं खरीदूंगा, मैं अपनी सब्जी उगाऊंगा। उस किस्म की बातें नहीं होती हैं। एक हर, चाहे यूएस हो चाहे यूरोप हो, हर एक लोग लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को भी इस्तेमाल करते हैं दूसरों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। हम भी करते हैं। हमने भी फूड स्टैंडर्ड्स यूज करके बीच में चॉकलेट्स बंद कर दी थी, फिर अचानक हम पे प्रेशर पड़ा, हमने वापस खरीदनी शुरू कर दी। MIP स्टील अभी लगाया है। मैं एक सवाल मेरे संवाददाता अखिलेश से भी मैं पूछना चाहती हूँ। इसमें जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ये बड़े चतुर समझौते हैं। जो उनके स्ट्रेंथ एरिया हैं, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, उसमें वो चाहते हैं उनका वर्ल्ड वाइड फ्री मूवमेंट हो। हमारा स्ट्रेंथ एरिया लेबर है, तो क्या हमारे बच्चों को वो फ्री वीज़ा देते हैं? वहाँ बिल्स आते हैं कि $10,000 आपको वीज़ा फीस देनी पड़ेगी। वो नहीं, अब कैसे उसको रोका जाए? अभी यूरोप बाहर आया, वो रोकने का तरीका बना रहा है, अमेरिका बना रहा है। तो हमारा स्ट्रेंथ एरिया, हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, उसको लगाने के लिए अगर इतनी फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ये है मनी, तो फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर भी होनी चाहिए। लेकिन ये मुहिम इसी वक्त में इतनी ज्यादा तेज क्यों हुई? ये मुहिम इसी वक्त में इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं एक सवाल अखिलेश सुमन से लूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर छात्र छात्राओं के पास जाना चाहूँगी। अखिलेश, जो अभी बिजनेस समिट हुआ है, इसमें क्या भारत ने अपने आर्थिक हित को भी बचाए रखने के लिए, अपनी आत्मनिर्भरता भी बचाए रखने के लिए कुछ अपनी तरफ से शर्तें रखी हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो अरविंद पानागड़िया ने कल जो दो बात कही शुरुआत में, उन्होंने दो बातें कही। एक तो यह था कि वो आकर्षित करना चाह रहे हैं भारत, चीन के जो उद्योगपति हैं उनको भारत में बनाने के लिए, मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया भारत का एक अभी केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस हिसाब से दूसरा उन्होंने यह कहा, जो जैसा कि आप भी बता रहे थे, कि $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी 15 साल में होगी, तो आओ भारत में बनाओ। उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स की बात कही जाती है वो कहा, लेकिन साथ साथ एक बात उन्होंने खास बात यह कही, फार्मास्यूटिकल और IT सेक्टर में फुटहोल्ड देने के लिए, जो भारत पिछले 10 सालों से कह रहा है चीन को, यह बात उन्होंने फिर दोहराई है। तो एक तरीके से कहें कि चीन की कंपनियों पे लगातार ये दबाव भारत बनाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो कोर कॉम्पिटेंस है, उस कोर कॉम्पिटेंस में हमको जगह दीजिए। लेकिन इसमें एक तथ्य एकदम स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते जस के तस हैं, बदस्तूर जारी हैं और बढ़ाने की पर्याप्त कोशिशें भी जारी हैं। ये एक तरफ ये प्रतिबंध की मांग और बहिष्कार की मांग है, लेकिन दूसरी तरफ व्यापार और ट्रेड लगातार जारी है। बहरहाल, मैं चाहती हूँ कुछ छात्र छात्राओं के सवाल लिए जाएं, इसके बाद आखिरी कमेंट आपका। जी, मेरा प्रश्न है कि यदि हमारे फल या दवाइयों में ज़्यादा केमिकल हो जाएं तो अमेरिका या यूरोपीय देश बैन लगा देते हैं। चीनी मांझे पर हाई कोर्ट ने बैन लगाया, तो बैन लगाना गलत नहीं है, लेकिन जो चीन की चीज़ें जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है उन पर बैन लगाना चाहिए। जो मूर्तियां हैं गणेश की वगैरह, जो पर्यावरण को दूषित करती है, तो हमें पर्यावरण की दृष्टि से देखना चाहिए, इनको और दृष्टि से नहीं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर आप पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो दो तिहाई खाद्य पदार्थ जो हमारे देश में बनता है आप खा नहीं पाएंगे। तो ये सब मतलब सच है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, हर देश में विकासशील है कि विकसित है, उस मुताबिक स्टैंडर्ड्स ऊंचे या कम होते हैं। अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए भी हम प्रदूषण को कभी अनदेखा कर देते हैं कि हमारी अपनी इंडस्ट्री फ़ायदा करती है उससे, और उसमें आप देखते लड़ाइयाँ भी होती हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में पर्यावरण और लेबर के मुद्दे एक दूसरे की इंडस्ट्री को चोट पहुंचाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए कम। जी। और ये सब देशों में रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान कर रहे हैं, चाइना कर रहा है, पूरा यूरोप ये करता है, पूरा US ये करता है, और इसमें बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं। इसमें मैं एक वाक्य के बिना ये रिप्लाई अधूरा होगा।
भारत का ग्लोबल प्रदूषण में 4% योगदान है। वो प्रदूषण चाइना कार्बन डाइऑक्साइड है, वो 16% उसका शेयर है। चाइना ने अपने विकास काल में हर हफ्ते कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाया, अब वो विकास कर गया, अब वो दुनिया को प्रदूषण के, अभी भारत ने विकास किया नहीं है, भारत विकास के प्रोसेस में है। अमेरिका ने विकास कर लिया मैक्सिमम पोल्यूशन करके, पर कैपिटल पोल्यूशन वहां मैक्सिमम वर्ल्ड का, चाइना ने कर लिया। हम विकास करने उसको कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, वो पोल्यूटेंट किसी देश में नहीं बोला जाता उसको। तभी नितिन जी ये चीज में मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। और जो प्रश्न पूछा गया है कि अगर कोई वस्तु हिंदुस्तान के लिए अनुकूल नहीं है, हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए टॉयज उनमें अगर लेकिन अभी हाल में अगर कोई खाने की चीज ठीक नहीं है, कोई हार्म करता है, हमारे पास कानून होना चाहिए। चाइना ने प्रदूषण CO2 बोलिए, कोई दूसरा बोलिए, चाइना का प्रदूषण बहुत रहा है, तभी चाइना को सबसे कठिन नेगोशिएशन जो क्लाइमेट चेंज के नहीं, लेकिन सिर्फ चाइना क्यों, बाकी बहुत सारी कंट्रीज है जिनका कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा रहा है। प्रदूषण में चाइना का बहुत सॉरी, आप फैक्चुअली गलत है जी। चाइना अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर ले रहे हैं, दो चीजें बताऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ मेजर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेटेड तौर पे देख के आती है, सालाना तौर पे नहीं जी। इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा से अभी तक देखें तो यूएस बहुत आगे अभी भी चाइना से, बिगेस्ट पोल्यूटर अभी भी चाइना और अगले 15 साल के लिए रहेगा यूएस है। दूसरा, अगर आप बात कर रहे हैं कि पॉइजन सामान, टॉयज, ये गलत खराब किस्म का सामान किसी देश से आ रहा है, 6 महीने पहले हमने अपनी आयात नीति बदली है, अपनी फूड सेफ्टी लॉज बदले हैं, इसलिए कि हम इंपोर्ट कर सके बिना ज्यादा स्टैंडर्ड्स लगाए। और ये उसके बाद हुआ है जब हमने यूरोप और बाकी देशों से आता माल पकड़ा है जिसमें खराब चीजें पाई गई हैं। तो ये सिर्फ अभी इसको एक पॉलिटिकल संदर्भ में जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जो नहीं लोग पकड़ना चाह रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि चाइना और पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये सब और फिर हमने इंपोर्ट अपनी इंपोर्ट स्ट्रेटेजी क्यों बदली? अगर हमें इस तरह की चीजों पे आपत्ति है कि वो हमारे यहाँ प्रदूषित सामान या सब स्टैंडर्ड सामान भेज रहे हैं, तो हम क्यों अपनी नीतियां बदल रहे हैं? देश के हित में अगर सरकार ने कोई गलत नीति बनाई है तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन आप लोग करेंगे विरोध सड़क पे उतर के? हम लगातार कर रहे हैं। यूपीए सरकार थी तब भी करते थी। हमारा इसमें क्या है कि 91 तक चला, भारत रूस की तरह से डेवलप होगा, 91 के बाद पता लगा दिवाला निकलने लगा, तो अब भारत अमेरिका की तरह से डेवलप होगा। अब लग रहा है कि अमेरिका का मॉडल भी फेल है, अब एक लॉबी है वो कह रही है नहीं, भारत चाइना के तरीके से डेवलप होगा। तो आप लोग उसका विरोध कहना है कि भारत के तरीके से डेवलप। जी, मैं अगले सवाल को ले लेती हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे है दीपक जी, ये है सवाल कि आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि चीन का माल नहीं खरीदना है, हमको अपने देश में चीज़ों को डेवलप करना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कोई ऐसा जागरण किया है जिससे लोगों के बीच में आप जाएँ, स्किल्ड लोगों को लेके जाएँ और स्किल सिखाने के ऊपर जोर दें, ना कि ज़्यादातर विरोध के ऊपर जोर दें। सरकार भी स्किल इंडिया चला रही है, लेकिन गाँव तक उसकी पहुँच उतनी नहीं बन पा रही है। सर, एक सवाल और ले लेते हैं। सर, जहाँ तक ये पूरी चर्चा मैं समझ पा रहा हूँ, ये ठीक वैसे ही है कि हम सुबह उठें और अपने पड़ोसी से कह दें कि आज से हमारा मुस्कुराना बंद, आप अपने घर मुस्कुराइए, हम अपने घर मुस्कुराएंगे। ये आज ही क्यों बात उठ रही है? आपने जैसा कहा दीपक जी कि आपने कहा कि शहादत, ये जो 18 लोगों की शहादत हुई है, उसका सबसे बड़ा हम उपकार तब करेंगे जब हम चाइना का छोड़ देंगे। हम अमेरिका का क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, हम जापान का क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? दूसरी तरफ आप गाँव की बात करें, शाहजराम जिसकी आमदनी 100 रुपये है और टार्च वो 15 रुपये में खरीदता है चाइना का और 25 दिन जलाता है। वहीं अगर आप दूसरी कंपनी की बात करेंगे, वो 250 है, उसकी सेल है वो 35 रुपये की है। आप ऐसा विकल्प दीजिए कि गांव का, ग्रामीण का हर बच्चा अपने भारत के सामान को खरीदने के लिए विवश हो जाए। मैं स्वदेशी जागरण मंच सिर्फ विरोध नहीं करता, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो स्वदेशी जागरण मंच ने किया है। स्वदेशी जागरण मंच मानता है जैसे 90 में मोबाइल से हम C.dot में आगे थे, 1G टेक्नोलॉजी में, 2G, 3G, 4G में हम पिछड़े, और आज 100 करोड़ मोबाइल है लेकिन पैसा विदेशियों के पास जा रहा है। अब दोबारा 25 साल बाद एक मौका आया, हम 3 गीगावाट से 100 गीगावाट सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक लाखों लोगों को रोजगार, करोड़ों लोगों को मिल सकता है। हमने एक BSDF बनाया है, भारत सोलर एनर्जी डेवलपमेंट फोरम। उसमें हमने देश का सभी साइंटिस्ट, इंडस्ट्री जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको इकट्ठा किया है और हर जिले में उसके प्रोग्राम हो रहे हैं। 15 से 18 दिसंबर तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस BHU IIT के साथ मिलकर बनारस में हो रही है। हमारा ये मानना था कि सरकार ने जो 14 में कहा कि हम 22 तक ये करेंगे, सरकार ये कहती कि 14 में हम ये कह रहे हैं कि 16 से हम शुरू करेंगे और 22 तक 100 गीगावाट पहुंचेंगे, और उन 2 सालों में
देश के वैज्ञानिकों को, इंडस्ट्री को, नौजवानों को, IITs को, ITIs को इतना ट्रेनिंग करके स्ट्रांग कर देंगे कि एक जो अवसर मिलेगा हमें एक औद्योगिक क्रांति का जिसके हम बेनिफिशियरी हो सके तो देश लाभ उठा सके। हुआ ये कि सरकार ने एकदम खोला और विदेशी कंपनियां उसमें लीड ले रही हैं। तो हम वो BSDF के तहत कंस्ट्रक्टिव आपने कहा जो काम सरकार को करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं, तो अब आप ये बताइए कि सरकार तो आप वो काम नहीं कर पा रही है जो देश हित में है आपके हिसाब से। आप लोग सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? सरकार तो नहीं कर रही है। स्वदेशी जागरण रणनीति नहीं, उसमें सफल हो रहा है। आज जो भारत केवल माहौल बनाने में सफल हुआ है आप? नहीं, अनेक स्थानों पे सरकारों ने बात को माना भी है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लिया गया। स्वदेशी जागरण मंच ने बातचीत में भी और सड़क पे भी दबाव बनाया। हाँ, तो इस तरह का दबाव इस मामले में बनाएंगे क्या? हाँ, बना रहे हैं, हम लगातार बना रहे हैं। आप लोगों ने कोई चिट्ठी लिखी? प्रवक्ता आपके सामने ऐसे बोल रहा है तो ये दबाव ही तो है। आप लोगों ने सरकार को कोई चिट्ठी लिखी, कोई अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपा, कोई और जाके धरना प्रदर्शन किया, ये सब किया क्या? देश के सोलर मिशन के खिलाफ अगर किसी ने मुहिम छेड़ी है तो वो US ने, चाइना ने नहीं। आपको याद रहना चाहिए कि हमें WTO घसीट के ले गया था US, चाइना नहीं। अगर US ना घसीट के ले जाता तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सोलर की बेटर कर सकती थी। हम 30% कंटेंट सोलर में डोमेस्टिक रख सकते थे, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि US ले गया। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा होता कि शहादत के बाद की जगह ओबामा के विजिट के टाइम अगर ये प्रोटेस्ट होते तो इसका लॉजिक रहता। अभी मेरे ख्याल से ये लॉजिक कुछ और है, जैसे कोई भी समझ रहा है कि लॉजिक कुछ और है, पॉलिटिक्स कुछ और है, जुबान कुछ और है। अभी यहाँ पर क्या है कि नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म जो है इसके बीच का जो अंतर है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और चूंकि हम राष्ट्रवाद और देश प्रेम इन दोनों को कंफ्यूज कर रहे हैं और इसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारी इकोनॉमी, और सिर्फ इकोनॉमी नहीं लेकिन हम जिसके ऊपर बैंक कर रहे हैं, दैट इज़ द कैपिटल हमारा जो है, द चिल्ड्रन ऑफ द फ्यूचर, इनका मन दूषित कर रहे हैं। तो जब भी हम देश के बारे में सोचते हैं, उनकी आगे की रणनीति के बारे में सोचते हैं, तो आज जो हम निर्णय लेंगे उसका इफ़ेक्ट काफ़ी साल आगे तक उनके ऊपर दिखाई देगा। तो जब भी स्वदेशी जागरण मंच हो या हम स्वदेशी की बात करें तो उस स्वदेशी को ठीक तरह से जब हम समझ पाएंगे और उसके ऊपर अमल कर सकेंगे तब जाकर हम कह सकेंगे कि हम सही में स्वदेशी हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि स्वदेशी यानी कि क्या, जब तक उसका वो सवाल का सही पैमाने में हमें जवाब नहीं मिल पाएगा तो हम हमारी राह में भटकते रहेंगे। हम आज़ादी के आंदोलन के दौरान देखें कि किस तरह से खुद लोग आकर विदेशी सामानों को खरीद कर उसको जला रहे थे और स्वदेशी आंदोलन में या आज़ादी के आंदोलन में शरीक हो रहे थे। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है या छोटा छोटा कारोबारी है, बेचने वाला है, फुटकर विक्रेता है, वो तो सामान ले आया, अब आप उससे सामान न खरीदिए तो जो छोटे छोटे फुटकर विक्रेता है नुकसान तो उसका हो रहा है। आप कहते हैं कि आम आदमी उस सामान को खरीदे और इसके बाद जला दे, तो शायद ये स्वदेशी आंदोलन का सही तरीका होता। दूसरा जी, मैं इतना कहना चाहूँगा, जो चीनी माल अगर हिंदुस्तान में बिक रहा है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में जिस रेट पे हम उसका उत्पादन कर सकते हैं उससे सस्ता है। आज अगर उधर हम कह रहे हैं कि देश में महंगाई रोकी जाए, इन्फ्लेशन ना हो, हमारा सबको रिजर्व बैंक पॉलिसीज वगैरह सब, तो वो तो सस्ता मिल रहा है, कम से कम वो तो लोगों की जेब में आ सकता है। अपने ही देश को अगर आप चाहते हैं कि गरीबों का हमने हितैषी रखना है तो सरकार बोले ना कि हम सब्सिडी देंगे गरीब आदमी को, अगर वो बहिष्कार करेगा चीनी माल को सस्ते को लेने का, वो सरकार करेगी? बिल्कुल नहीं। प्रश्न ये है, आज हम जो बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसके बारे में कहा गया कि 3 गीगावाट से हम 100 गीगावाट पे जाएंगे। सोलर का ऑर्डर, सोलर पैनल्स का जब कोई प्राइवेट आदमी देता है, ये नहीं देखता कि चीनी है या अमेरिकन है या हिंदुस्तानी है, वो दे रहा है कि मैं उस रेट पे बिजली बेच पाऊंगा कि नहीं। पहले जब सब चीन से हम आयात नहीं करते थे, हमने थोड़े हिंदुस्तान की कंपनियां जो 6-7 हैं उनसे प्रोडक्शन लिया, 18 रुपए पर यूनिट का सरकार ने कॉस्ट दिया है जी। मतलब सरकार ने सब्सिडी दी है और अब टेंडर किया जा रहे हैं 4 रुपए 62 पैसे। लास्ट टेंडर इस रेट पे इशू सरकार ने खरीदा है, तो ये 14 रुपए जो कम हुआ सरकार को फायदा हुआ है। पहले सरकार सब्सिडाइज कर रही थी लोकल प्रोडक्शन को, उन्होंने कहा अब नहीं कर सकते, हम आप कहीं से भी लाइए, हम ये भी इंसिस्ट नहीं करेंगे कि आप हिंदुस्तान से ही सोलर पैनल खरीदें। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की एक जगह है, एक इकोनॉमिक
कॉम्पिटेंस लाने की देश में बहुत ज़रूरत है। पर मुझे लगता है आप उस सोच को, जो बहुत ज़रूरी सोच है, मतलब मैं आधा इनसे उसमें एकदम तर्क रखता हूँ, मानता हूँ इनकी बात कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आपकी इंडस्ट्री में लाना, डोमेस्टिक कैपेसिटीज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसको जब आप एक कल्चरल राइट विंग से करप्ट कर देते हैं और प्रदूषित कर देते हैं, तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और वो इकोनॉमिक राइट विंग थॉट का भी आप बहुत नुकसान मैं कर रहे हैं। आपसे जानना चाहती हूँ श्रीकांत जी, ये जो इकोनॉमिक या आर्थिक आज़ादी कहना चाहिए, ये जो आर्थिक आज़ादी की बात कही जा रही है इनके जैसे संगठनों की तरफ से या दूसरे और तमाम राजनीतिक हलकों की तरफ से, उसको सही रूप में हासिल करने का क्या तरीका होना चाहिए? इसमें दो चीज़ है। एक लिबरल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सारा इकोनॉमी खोल दो, सारे जो डिमांड सप्लाई बेसिस पे उनका कंपटीशन हो और ये सारा ग्लोबली प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मार्केट इकोनॉमी में, वैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी है ही नहीं, लेकिन ये एक लिबरल इकोनॉमिस्ट का कहना है। तो हम ये भी कोशिश किया ग्लोबलाइजेशन के बारे में, लेकिन भारत में एक दूसरा स्कूल जो प्रोटेक्शनिस्ट स्कूल, और चीन में भी है वैसे एक प्रोटेक्शनिस्ट स्कूल, तो उन्होंने अभी चीन के और भारत के बीच में 15 साल से एक डिस्कशन हो रही है ये फ्री ट्रेड एरिया या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में या RCEP इसके बारे में सारे एक डिस्कशन हो रही है, जिसमें उन्होंने कहना है कि वो एक फ्री ट्रेड जैसा बनाने के लिए RCEP एडवांस स्टेज में है वैसे डिस्कशंस वगैरह, लेकिन जो बायलैटरल FTA में भारत में बहुत सारा इसके अपोजिशन है। सिर्फ जागरण मंच के नहीं, एक मुंबई क्लब है जिसमें मुकेश अंबानी, टाटास, बिरलास, सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट और SMEs भी हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जैसे कि लुधियाना प्रोडक्ट्स, वो भी अपोज करते हैं कि एक अगर हमें फ्री ट्रेड चीन से अगर हो तो ये सारा इंडस्ट्रीज ख़त्म हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ जाएंगे। तो ये एक प्रोटेक्शनिस्ट व्यू भी है। तो भारत सरकार क्योंकि उसका अनएम्प्लॉयमेंट के रोकने के लिए उन्होंने अभी तक ये फ्री ट्रेड एरिया का कोई प्रोग्रेस लेकिन क्या वास्तव में इससे कोई फ़ायदा हो सकता है अगर फ्री ट्रेड एरिया खोल दिया जाए तो? लिबरल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि आप क्यों कंज्यूमर को कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये खोल दिया जाए ये रास्ता, तो हो सकता है कि सस्ता सामान मिलने लग जाए। जी, जो कंज्यूमर को फायदा नहीं हो पा रहा है। जी, कंज्यूमर को फाइनली फायदा होगा। मैं आखिरी कमेंट अरविंद जी आपसे लेना चाहती हूँ। आर्थिक आज़ादी के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है? हर तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए, लेकिन आर्थिक आज़ादी का रास्ता क्या हो, किस रास्ते पर चलकर आर्थिक आज़ादी हासिल की जा सकती है? अब तक वो रास्ता स्वदेशी जागरण मंच तो कम से कम नहीं सुझा पा रहा है, जो सबसे ज़्यादा विरोध जता रहा है इस मसले पर। आप लोग के पास कोई विकल्प है क्या? देखिए, हम कोई भी नीति अडॉप्ट करें, अल्टीमेट पॉइंट ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी हो। तो हम इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल स्किल मिशन पे जोर दिया है, वो इंडिविजुअल सोसाइटी भी उसको प्रोग्रेस करे या जैसे भी हो, हमें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। उसी तरह हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो आर्थिक यूनिट जो है उसकी हमारे पास लेटेस्ट या बेस्ट या मोस्ट मॉडर्न इन्वायरमेंटल लॉज है, लैंड लॉज है, फाइनेंस टैक्सेशन लॉज है जो हमारे, और दूसरी तरफ हमारे जुडिशियल प्रोसेस है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। तो हमारी इंडस्ट्री को जहां दुनिया की सबसे जो मॉडर्न इन्वायरमेंटल लॉज है उसे पालन करना है, और एक जुडिशियल प्रोसेस जो लंबा डिसीजन मेकिंग लेता है उसको, हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिविटी नहीं हासिल कर पा रही है। तो हमारे इन्वायरमेंटल लॉज, लैंड लॉज, लेबर लॉज और जो जुडिशियल प्रोसेस है उस सबको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट ग्लोबली कम्पिटिटिव हो पाए। हम कोई भी नीति अडॉप्ट करें, हम कोई भी एग्रीमेंट साइन कर पाएँ, हमारी सफलता तभी हो पाएगी जब हमारी इकाई उस कंपटीशन में आगे बढ़ पाता है। जी, तो कम से कम आप ये मान तो रहे हैं कि हमें प्रतियोगिता में आना है और तभी हम जो है इस ग्लोबल चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। मैं तो अपनी चर्चा को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, जो महात्मा गांधी का कोट है, आई डोंट वॉन्ट माई हाउस टू बी वॉल्ड इन ऑन all sides and my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be
ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल, यानी सभी तरह के जो संस्कृतियां हैं, सभी तरह की हवाएं हैं, उसको घर के अंदर आने दिया जाए, तभी शायद जो है हम आगे बढ़ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वदेशी जागरण मंच के होने के नाते और स्वदेशी का आंदोलन चलाने के नाते गांधी जी की इस भावना का ज़रूर कद्र करते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।